क्योंकि पिछली बार ड्रेन ने काफ़ी हानि पहुंचा दी थी काफ़ी क्षेत्र को। तो इस बार ऐसा ना हो कि दोबारा ओवरफ्लो हो और दिक्कतें आए, तो इसलिए पहले ही हम सावधानी बरत रहे थे और अनेक तरह की अन्य चीज़ें भी देखी। इसमें इसकी ड्रेन की कैपेसिटी 350 क्यूसिक से बढ़ के तकरीबन 1500 प्लस क्यूसिक की कैपेसिटी करने जा रहे हैं वो। इससे आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ग्रामीण एरिया जहाँ जहाँ गांव को टच करती है वहाँ पे इसको पक्की करने का काम किया जाएगा। अभी टेम्परेरी तौर पे इसमें सफाई का काम चल रहा था जाएगा। पहले पाइपों से पानी उन गाँव का आएगा, उसके बाद लिफ्ट करके ड्रेन में डाला जाएगा और ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, तो जल भराव की समस्या बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। और हम तो करते भी हैं सहन। हमें अगर किसी भी तपती धूप में अगर किसी ने बुलाया या जरूरत पड़ेगी तो हम पहुंचते हैं। तो एक तो मैंने उनको कल ही कह दिया था, आगे से ये ना पूछियो भी प्रोग्राम दें या नहीं दें, कोई भी बुलाएगा 100% हम पक्के तौर पे जाएंगे। कई बार रह जाता है तो हम अगले दिन भी अगले पहुंचते हैं। नगर में पानी का भराव की समस्या थी, वहाँ बड़ी लाइन डल रही है। आप देखो आदमी चाहे उस पाइप के अंदर से चला जाए, बिल्कुल छोटे छोटे पाइप आ रहा था तो वहाँ आ गई थी। तो हमने आदरणीय चाहे वो कैबिनेट मिनिस्ट्री पब्लिक हेल्थ के हैं चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके संज्ञान में सारी बातें डाल रखी है और काफी पैसा हमारा मंजूर भी हुआ है। और फिलहाल रणदीप बनियार जी जो विधायक हैं, उनके सुपुत्र श्री भूपेंद्र बनियार जी यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ की ओपनिंग पे और स्पेशल अनुरोध पे यहाँ पे पूछे तो यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे। पहले नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल यहाँ पे इशारे में आप पहुंचे हो। हमारे मिरान वाले भाई का भी स्वागत है यहाँ पे और आपके सभी पत्रकार और जो छायाकार जो पहले भी आए हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया जी जी, और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम जी। तो देखिए, वैसे आप किसी भी प्रोग्राम में हैं, हर छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रम में आपके पिताजी तो शिरकत करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में आप भी पहुंचने का कार्य करते हैं। और जैसा कि मेरे को पता चला कि आप अभी भी, जैसे कल आंधी तूफान आया था उसमें पेड़ पौधे गिर गए थे, उनका जायजा लेने के लिए और उनके सर्वे के लिए आप गए हुए थे, तो फिर भी अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आप पे पहुंचे हो, तो बहुत तहे दिल से पहले तो आपका धन्यवाद है आपके इस जज्बे को। और जो जन कल्याण में आप कार्य कर रहे हो, जितना भी आपसे पड़ता है अपने हल्के में जो कार्य कर रहे हो, उसके लिए भी आपको सैल्यूट है। तो जनता के निमित्त क्या कहना चाहोगे, पहले ये बता दीजिए आपके हल्के के बारे में और आपकी हल्के की जनता को और पूरे हरियाणा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे ऐसा है, चलो ये तो आपकी देखने का नजरिया है कि आपने जिस तरह की बातें मेरे लिए कही जी, बाकी ये हमारा तो दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं हम। कोई ये हमारा कोई एहसान नहीं कर रहे हल्के पे। जी, जैसा कि हल्के वासियों ने बहुत अच्छे वोट 2019 में भी पिताजी को दिए थे, तो इस बार तो भारी बहुमत से जिताने का उन्होंने काम किया था। जी, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। जैसे ही कल पता लगा था तो पिताजी चंडीगढ़ थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को वहाँ अवगत करा दिया था और मैंने मौके पे पहुंच के, जैसे हमारे रड़वास गांव का एक हमारा भाई तूफान की चपेट में अपनी जान गंवा दी, इसी तरह काफी पशुओं की भी जान चली गई, किसी का शेड गिर गया, किसी की दीवार गिर गई, किसी का घर गिर गया। तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है उन लोगों के बीच में जाके उनकी सारी दुख तकलीफ सुन के प्रशासन को अवगत कराएं। मैं तो ग्रामीणों का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो जिस गांव में जो आपदा आई तो लोगों ने बढ़ चढ़ के, प्रशासन ने भी पूरा सहयोग करा और लोगों ने भी, ताकि उनके राहत कार्य में सहयोग कर सकें। तो मैं उसी के निमित्त सुबह 7:30 बजे निकल लिया था घर से। उसमें मेरे इरिगेशन के भी कुछ अधिकारी थे, वो अपना ही देख रहे थे। ड्रेन की सफाई का काम था, बंधाई का काम था, क्योंकि पिछली बार ड्रेन ने काफ़ी हानि पहुंचा दी थी काफ़ी क्षेत्र को। तो इस बार ऐसा ना हो कि दोबारा ओवरफ्लो हो और दिक्कतें आए, तो इसलिए पहले ही हम सावधानी बरत रहे थे और अनेक तरह की अन्य चीज़ें भी देखी। जी। जिस समय मैं वहाँ पे आपके चुनाव के समय पे भी वहाँ पे रिपोर्टिंग करा था और काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत करी, और जो मैंने देखा मेरे नज़रिए से, जो मेन जो चीज़ों की दो चीज़ों की समस्या मैंने वहाँ पे लोगों को देखी। एक तो सड़क जो काफ़ी उस एरिया में टूटी हुई थी, काफ़ी इतने छोटे छोटे गड्ढे थे, और दूसरा एक पीने की पानी की समस्या थी। तो फिलहाल मैं सड़क की तो देख पा रहा हूँ कि मैं जब भी अभी जाता हूँ वहाँ से तो काफ़ी कुछ सुधार उसमें हो चुका है, नई सड़कें बननी शुरू हो गई हैं और लगभग सारी सड़कें पाट रखी हैं भाई। नई जो उनका चौड़ीकरण भी हो रहा है और उनका रख रखाव बहुत अच्छे मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तीसरा, पानी के पीने की समस्या का कहाँ तक लेवल आपका जो इंक्रीज हुआ है, मतलब आपने ऐसा देखा वैसा कुछ गांव थे हमारे, 5-7 गांव ऐसे थे जिनमें वाटर लेवल ऊपर आ गया। ऊपर आने की वजह से जो वाटर वर्क्स की डिगियां थी उनमें सेम का पानी मिक्स हो गया। तो उन कई गांवों में हमारा नया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें इस तरह का आरसीसी का लेयर ऐसी डाली जाएगी जिसमें भूमिगत जल नहरी पानी में मिक्स नहीं होगा उससे। और कई जगह पुरानी लाइनें थी जो कि टूट गई थी, तो पानी पूरा पहुंच नहीं रहा था वाटर वर्क्स में। तो इसी तरह हमारा जैसे नलवा गांव में थोड़ी दिक्कत थी, अभी भी है वहाँ, क्योंकि काम चल रहा है। आने वाले कुछ समय में 2-4 महीने में उनको निजात मिल जाएगी। तलवंडी गांव की मैं बात करूं, तलवंडी तो ऐसा गांव था जो बहुत गांवों को पानी देता था, परंतु एक बार हालात ऐसे बन गए थे कि पानी की दिक्कत वहाँ आ गई थी। तो हमने आदरणीय चाहे वो कैबिनेट मिनिस्ट्री पब्लिक हेल्थ के हैं चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके संज्ञान में सारी बातें डाल रखी है और काफ़ी पैसा हमारा मंजूर भी हुआ है। जैसे दाई माँ का काम बहुत पहले शुरू हो जाना था, परंतु पिछली बार जब ये बाढ़ की स्थिति बनी तो वहाँ वाटर लेवल ऊपर आ गया।
जो पहले प्रोजेक्ट को जो मंजूरी थी उसमें तब्दीली करके दूसरी तरह की टेक्निक से अब उसमें वाटर वर्क्स का निर्माण किया जा रहा है। तो बाकी पीने के पानी की दिक्कतें ग्रामीण स्तर पे कम है, ढाणियों में है। ढाणियों में पॉलिसी नहीं है सरकार की कोई सीधे तौर पे जी। अगर एक ढाणी कहीं एक 4 किले दूर, एक 5 किले दूर, तो उसमें सक्षम नहीं है इतना पैसा देने में सरकार, इसलिए कुछ ऐसा किया हुआ है, अगर 15-20 ढाणियां इकट्ठी अगर कहीं पड़ती हैं तो उसका एक क्लस्टर बन जाता है। उसके लिए पानी की स्कीम भी है, बिजली की भी है, परंतु एक एक ढाणी अगर 10-10, 20-20 किले दूर जाके है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो उनके लिए हम टेम्परेरी तौर पर, चाहे वो टैंकर से पानी पहुंचवाने की बात है, या फिर अभी कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने सोलर प्लेट्स लगवाई हैं सरकार की स्कीम के माध्यम से। सरकार भी काफ़ी इसमें सब्सिडी दे रही है। तो हमारा प्रयास है कि हम अंतिम छोर तक भी, चाहे वो ढाणी कितनी दूर हो, हम प्रयास कर रहे हैं वहाँ तक चीज़ें पहुँचाने की। और ड्रेन की मैं एक बात और बता दूँ आपको, पिछले जब हम 1.5 साल पहले 2014 वाले चुनाव, 24 वाले चुनाव से 1.5 साल पहले हम बीजेपी में शामिल हुए थे, उसी समय आदरणीय खट्टर साहब को पिताजी ने मांग सौंपी थी। धीरे धीरे प्रोसेस चलता है, इस बात में कोई संदेह नहीं। सरकार का काम इतना आसान नहीं होता। एक घर में फैसला लेना हो तो भी 3-4 आदमियों की राय करनी पड़ती है। आजकल टावरान भी पूछा, आदमी एकदम निर्णय नहीं ले सकता। तो सरकार का तो एक लंबा प्रोसेस है। फिर भी हमने अब पीछे धन्यवाद रैली थी, उसमें हमारा काफ़ी करोड़ का, 200-300 करोड़ का कम से कम बजट मंजूर हुआ था, जिसमें इसकी ड्रेन की कैपेसिटी 350 क्यूसिक से बढ़ के तकरीबन 1500 प्लस क्यूसिक की कैपेसिटी करने जा रहे हैं वो। इससे आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ग्रामीण एरिया जहाँ जहाँ गाँव को टच करती है वहाँ पे इसको पक्की करने का काम किया जाएगा। अभी टेम्परेरी तौर पे इसमें सफाई का काम चल रहा था। तो ये सब चीज़ें हल्के में हमारी चल रही है। आजाद नगर में पानी का भराव की समस्या थी, वहाँ बड़ी लाइन डल रही है। आप देखो, आदमी चाहे उस पाइप के अंदर से चला जाए, बिल्कुल छोटे छोटे पाइप आ रहा था तो काफी है। फिर मैं बात करूँ आपकी, हाँ, फिर मैं बात करूँ आपकी टोकस पातन की, आर्य नगर की, उन गाँव में से भी जोड़ के पास से बड़े बड़े पाइप दबा के और ड्रेन के पास उसको लिफ्ट करके ड्रेन में पानी डाला जाएगा। पहले पाइपों से पानी उन गाँव का आएगा, उसके बाद लिफ्ट करके ड्रेन में डाला जाएगा और ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। तो जल भराव की समस्या बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा कार्यक्रम था आमतौर पर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी आपकी नज़र में कोई छोटा या कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं होता, जहाँ भी आपको प्यार प्रेम से बुलाया जाता है, आप पूरे शिद्दत के साथ यहाँ पे पहुँचते। तो केपी वैद्य के बारे में 2-4 बातें क्या कहना चाहोगे? आपने क्या कुछ जानते हो इनके बारे में थोड़ा बताओ। ऐसा है जी, वैद्य जी कल मेरे ख्याल से कोठी पे आए थे इशारावास पे, मैं नहीं था वहाँ। तो हमारे आदरणीय तनेजा अंकल हैं जो ऑफिस का काम देखते हैं, और एक मनीषा बहन जी हैं वो देखती हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसे ऐसे कुलदीप आया था चौधरीवास से और वो पूछ रहा था कि आप आ जाओगे क्या। मैंने उनको कहा यार पूछने की क्या बात है, कोई भी आदमी अगर अपने को बुलावा देता है तो हम तो 100% जाएंगे। ये हो सकता है अभी थोड़ा आगे पीछे लेट सवेर तो हो सकता है आदमी, इसमें कोई टाइम लेने की जरूरत थोड़ी है। कोई भी अगर हमारा साथी हमें बुलाएगा तो क्यों नहीं आएंगे। लेकिन मैंने उनको बताया था, फोन पे बात हो गई थी कि ऐसे ऐसे कल तूफान की वजह से स्थिति गंभीर बन गई थी कई हमारे गांव में, उनमें जाना पहले प्राथमिकता थी। उसके बाद में देखो जो हालात आपके सामने हैं, पसीना पसीना बुरा हालात तरबतर हैं। बुरे तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये तो हमारा दायित्व है, और बाहर निकलेंगे तो भाई पसीना भी आएगा और वो सारा हमने सहना भी पड़ेगा, और हम तो करते भी हैं सहन। हमें अगर किसी भी तपती धूप में अगर किसी ने बुलाया या जरूरत पड़ेगी तो हम पहुँचते हैं। तो एक तो मैंने उनको कल ही कह दिया था, आगे से ये ना पूछियो भी प्रोग्राम दें या नहीं दें, कोई भी बुलाएगा 100% हम पक्के तौर पे जाएंगे। कई बार रह जाता है तो हम अगले दिन भी अगले पहुंचते हैं। तो डॉक्टर साहब के बारे में पहले से तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, परंतु इन्होंने भी बताया था मेरे को कि इनका काफ़ी समय से चल रहा है ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। आपके दादाजी भी करते थे, और मैं तो इनका कार्य है। और जहाँ तक मैंने लोगों से विचार रहे और पहले से हम इनकी वीडियो डालते आ रहे हैं, तो शाम में जब इन्होंने अपनी किस्सा भी वहाँ पे पूछे थे, क्योंकि हमारा भी एक पर्सनल भी रिलेशन है। और जैसे जनता लोग ये कहते हैं कि 100 में से 60, 70, 80% अगर रिजल्ट आता है तो वो बातें हम पहुंचाने का कार्य जरूर करते हैं जनता के पास। देखो जी, हमारे पड़ोसी गाँव के हैं, एक तो वैसे ही लगाव हो गया चौधरीवास में। ज्यादातर हमारी जमीन है ही चौधरीवास की, क्योंकि रकबा हमारे चौधरीवास का ज्यादा लगता है। तो चौधरीवास को तो हम हमारा गाँव ही मानते हैं एक तरह से। तो भाई को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और जितने भी चाहे वो माताएं हैं, बहनें हैं, कोई भाई बंधु यहाँ इलाज के लिए आएंगे, उनको ठीक है, एक तो सस्ती कीमत पे इलाज हो रहा है जी। कोई सर्जिकल इक्विपमेंट ये यूज नहीं कर रहे, बारी चाहे वो मालिश से है जी। तो ये इस तरह के जो इलाज है ना, वो बिल्कुल मैं तो मानता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत जो आ रहा है, इनका लाभ निसंदेह मिलता है। अब डॉक्टर साहब की कितनी काबिलियत है आप पहले से ज्यादा बेहतर जानते हैं, और मेरे कोई जानने वाले हैं जिनको इस तरह की तकलीफ है, उनको मैं डॉक्टर साहब के पास भेजूंगा, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो एक बार फिर आपको इंटरव्यू देंगे डॉक्टर साहब के लिए। ठीक है, उम्मीद आशा और विश्वास है कि जिस नेक नीति से इन्होंने अपना काम शुरू किया है, लोगों के भले में ये काम करें। और मैं तो आम जनमानस से भी एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरी दादी को देखा मैंने,
वो राजस्थान की रहने वाली थी, राजस्थान के जहाज की तरह से वो इतना काम करती थी। उन्होंने कभी फ्रूट इतने नहीं खाए अपने जीवन में। पानी लेके आए करते तो कितने दूर कई कोस से पानी लेके आना पड़ता था। हाथ से वो पिसाई करते थी, गेहूं के पीसना है चाहे कुछ और है, उखड़ में बाजरा कूटना, खिचड़ी बनाना, खेत में काम करवाना, सारे ही काम चाहे वो पशुओं से रिलेटेड थे। इतना हार्ड वर्क करते थे वो। मैंने तो उनके कदे गोटे घसे नहीं देखे। वो भी अपनी उम्र मेरे ख्याल में 81 साल की पूरी करके गई थी और लास्ट तक भी उनको किसी तरह का दर्द नहीं था। तो एक भ्रांति लोगों के मन में फैल गई ना कि आरामदायक जीवन जिएंगे भाई, गोडे कम घसावा। कुछ नहीं होता। आप बढ़िया काम करो, नशे पते से दूर रहो। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मार रही है तो नशा मार रहा है। आप नशा मत करो, अच्छा हार्ड वर्क करो, बढ़िया खेत में भी काम करो। अब जिम में जाके कसरत करो, उसकी बजाय अपने खेत की नाली से मार लो। कुछ ऐसा करोगे जिससे मतलब घर का भी कार्य। अब महिलाओं के लिए कह देते हैं, आमतौर पे पुरुष प्रधान समाज है, कहता है कि भारी पोछे का काम या फिर झाड़ा उतारना है महिलाएं क्यों करे। महिला थोड़ा थोड़ा सवेरे हाथ बटा दो, के बात हमारी काकी ताइयां के। जी जी। तो मैं तो खुद भी कर लेता हूँ घर के काम, और मेरे अन्य भाई बंधुओं से भी कहता हूँ इसको शर्म का विषय ना माने। चाहे वो घर में है, अगर महिलाएं खेत में हमारा काम बटा सकती है तो हम घर में उनका क्यों नहीं बटा सकते। अगर वो बीमार है तो मैं तो यूँ खाना बना के भी खिला देना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने अपने बिजी शेड्यूल में इतना समय दिया। तो आप सभी को सामने थे भूपेंद्र पनियार जी, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर थोड़ा थोड़ा कार्य भी करेंगे, शुरुआत कर दो, थोड़ा अपने घर से कार्य करना, उसके बाद अपने खेत में श्रम कर सकते हो। और परिश्रम जो है हमेशा जो है सफलता की कुंजी बताई गई है, इसीलिए बताई गई क्योंकि बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं। और आज भी अगर हम करेंगे तो हमारी मेहनत कभी भी निष्फल नहीं जाएगी, सफलता हमारे कदमों को चूमेगी, और एक ना एक दिन हम कामयाब होकर दिखाएंगे तो अपना और अपने माँ बाप का, अपने पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ कि आपका जीवन उज्जवल हो, आपका भविष्य जो उज्जवल हो, मैं विनय लांबा आप सभी दोस्तों से करता हूँ नमस्कार। देखते रहें लोक प्रसार। थैंक यू।